डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि हाउ डायनासोर became birds. What was the mode of happening that interesting life event? किस तरह से हुआ? तो इसमें हम सबसे पहले हमारे पास ना इस चीज़ को हम कहते हैं टेम्पो ऑफ स्पीसिएशन। तो हमारे पास दो मॉडल्स हैं। इन दोनों मॉडल्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज ए साइंस स्टूडेंट। एक्चुअली ये वो जो एवोल्यूशन की जो स्टोरी है, स्पीसिएशन की जो स्टोरी है, उसमें से जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन का आंसर इस पार्ट में है। तो अगर आपको ये समझ लग गई तो योर मैनी कन्फ्यूजन्स विल बी एड्रेस्ड। ओके, दो मॉडल हैं हमारे पास। एक मॉडल को हम कहते हैं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, दूसरे मॉडल को हम कहते हैं पंक्चुएटेड मॉडल। फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म या सिंपली ग्रेजुअलिज्म भी कहते हैं। ओके, ये जो पिक्चर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इस मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। पिक्चर ए लेफ्ट साइड पे जो बटरफ्लाइज हैं उनकी उससे न्यू स्पीशीज़ के एवोल्यूशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है। तो ग्रेजुअलिज्म मॉडल ये कहता है कि जो स्पीसिएशन का प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअली स्लोली होता है, और जो नेक्स्ट स्पीशी आती है वो उस स्पीशी का जो उसकी जो अकरेंस है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो अपेरेंट होती है, वो रियल नहीं होती। इस मॉडल के मुताबिक कोई नई स्पीशीज़ नहीं है, बस ये पेरेंट स्पीशी ही है जो स्लोली मॉडिफाई हो के मॉडिफाई हो के, यानी कि वो ही है, बस वो मॉडिफाई हो रही है। यानी इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो मोर ओवर इस मॉडल का एक इसका जो हाइपोथेसिस है वो ये भी है कि अगर नई स्पीशीज़ हैं तो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के जो ट्रांजिशन का अमल है, तो उसमें वो जो ट्रांजिशनल लिंक्स हैं दे शुड बी फाउंड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्पीसिएशन के प्रोसेस को क्वेश्चन करने वाले लोग पूछते हैं कि जब एक स्पीशी मौजूद थी, ए स्पीशी से जब नेक्स्ट स्पीशी इवॉल्व हुई, तो उसके बीच में जो स्टेजेस थी, जिन स्टेजेस से वो गुजरी टू बिकम अ न्यू स्पीशी, उसके जो मिसिंग लिंक्स हैं वो कहाँ हैं, वो किधर हैं? तो अचानक से कैसे नई स्पीशी आ गई, राइट? तो ये ग्रेजुअलिज्म मॉडल का कॉन्सेप्ट ये कहता है। हम देखते हैं कि ये वो मिसिंग लिंक क्या होता है, हम उस पर आते हैं, डोंट वरी। ओके, तो तीसरा जो हाइपोथेसिस है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म मॉडल का, वो ये कहता है कि जो इंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं एक्चुअली वो ही ट्रांसफॉर्म होके न्यू स्पीशीज़ की तरफ जाती है। ओके, अब पंक्चुएटेड मॉडल क्या कहता है? पंक्चुएटेड मॉडल ये कहता है कि जो स्पीसिएशन होती है वो रैपिडली होती है, और फिर वो जो न्यू स्पीशीज जब बन जाती है तो वो कुछ अर्सा वहाँ ठहरती है, मीन्स इट स्टेज देयर, न्यू स्पीशी जो है फॉर क्वाइट गुड टाइम जो है, दैट न्यू स्पीशी स्टेज। और जो ट्रांजिशनल लिंक्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो मिले, मीन जब एक स्पीशी से नेक्स्ट स्पीशी इवॉल्व हुई तो उसके बीच के जो लिंक्स हैं, ट्रांजिशनल स्टेजेस, ज़रूरी नहीं है कि वो मिले। क्यों नहीं मिले, वो क्या वजह है, हम इसकी तरफ आते हैं। और तीसरा हाइपोथेसिस का ये है, यानी उसका क्या हाइपोथेसिस था कि इंसेस्ट्रल स्पीशीज़ कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू स्पीशीज़। इसका हाइपोथेसिस ये है कि जो इंसेस्ट्रल स्पीशी की जो सब पॉपुलेशन होती है, इट बिकम्स अ न्यू स्पीशी, राइट? ओके, अब ज़रा हम इसको एनालाइज करते हैं। अभी हमने पीछे देखा प्लांट के अंदर पॉलीप्लाइडी हुई, सिर्फ 50 ईयर्स में ट्रैगोपोगन की 2 न्यू स्पीशीज़ बन गई, एंड देयर आर नो मिसिंग लिंक्स बिटवीन दोज 2 स्पीशीज़। क्या वजह है, क्या रीज़न है, उसको देखिए। आई माई सेल्फ सपोर्ट द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। आई थिंक इट इज़ मोर ऑथेंटिक टू एक्सप्लेन थिंग्स। क्यों? पहली बात, जैसे अभी मैंने बात की कि जब पॉलीप्लाइडी होती है, पॉलीप्लाइडी के एग्जांपल हमारी आंखों के सामने हुई है। आई मीन 1900 टू 1950 वन न्यू स्पीशी इवॉल्व, और जब हम उस स्पीशी को देखा कि क्या है, तो हमने देखा कि उसके अंदर 2 जो प्लांट्स हैं वो दोनों भी उधर ही मौजूद हैं, उनकी उसके अंदर आ गई है। तो ये चीज़ें जो रियलिटी है, ये जो फैक्ट है, इट गोज़ अगेंस्ट दी ग्रेजुअलिज्म मॉडल, क्योंकि ग्रेजुअलिज्म मॉडल कहता है कि पेरेंट स्पीशी जो है वो स्लोली चेंज होकर नई स्पीशी में, अब पेरेंट स्पीशी तो उधर ही मौजूद है और नई स्पीशी भी आ गई, और ट्रांजिशनल लिंक इसमें क्यों नहीं मिलता? पंक्चुएटेड मॉडल कहता है ट्रांजिशनल स्टेजेस का जो मिलना है वो ज़रूरी नहीं है। उसकी क्या वजह है? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। देखें, जब जो 2 इंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी ट्रैगोपोगन की, जब उन्होंने आपस में, उनके बीच में एलोपोलीप्लाइडी का इवेंट हुआ, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक जो प्लांट होता है वो हर सीज़न में लाखों, एक जो एक जगह पे जो प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट का जो ग्रुप होता है, से इट हैपेंड इन अ पार्क, तो उस पार्क में
वहाँ जो 10, 20, 50, 100 पौधे थे, उन्होंने लाखों सीड्स प्रोड्यूस किए होंगे इन दैट सीजन, राइट। तो उनमें से फ्यू सीड्स जो हैं वो सर्वाइव किए होंगे, और नेचुरली भी ऐसे ही होता है। आपने पढ़ा होगा कि ओवर प्रोडक्शन होती है, नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर सीड का प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें से कुछ बहुत सारे तो वायबल नहीं होते, तो जो वायबल होते हैं वो होते हैं फिर जो उधर स्ट्रेस को, उस इन्वायरमेंट की कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, वो बड़े होकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह से स्पीशी आगे चलती है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि वो जो थोड़े से उगे, जब वो एक दफ़ा ग्रो हो गए और उनके ब्रीडिंग सीजन में उनकी रिप्रोडक्शन स्टेज आई, तो दे वर अनएबल टू फर्टिलाइज दी पेरेंट स्पीशी। तो ये न्यू स्पीशी बन गई थी, लेकिन उस वक्त उस फील्ड में, उस खेत में, उस पार्क में उसकी जो नंबर होगा न्यू स्पीशी का प्लांट वो बहुत थोड़े होंगे, जो क्योंकि एलोपोलीप्लाइडी वहाँ फील्ड में मौजूद हर प्लांट ने नहीं की, बस किसी एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ हुई है। बाकी जो पूरे फील्ड के अंदर प्लांट्स थे वो नॉर्मली रिप्रोडक्शन कर रहे थे, ये एक्सीडेंटल सिर्फ एक फ्लावर पे हुआ है। तो उसके जो फॉर एग्जांपल इसने 100 सीड्स प्रोड्यूस किए हैं या 1000 प्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें से कोई फ्यू होंगे जो ग्रो किए होंगे। तो जो सैकड़ों हज़ारों फील्ड में हमें प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे, उनमें से एक आधा होगा जो डिफरेंट होगा। अब वो जो एक आधा डिफरेंट है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो प्रोसेस है, यानी अब नेक्स्ट सीज़न आया, वो एक प्लांट ने बढ़कर 4 बनाए, फिर नेक्स्ट सीज़न आया तो वो 8 बने, 10 बने, तो इस तरह से 50 साल बाद वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हमें नज़र आना शुरू हुए। तो ये वो वजह है कि जब एक स्पीशी की ट्रांजिशन होती है, एक सब पॉपुलेशन से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांजिशन होती है, नेक्स्ट स्पीशी की तरफ, तो उसका नंबर इतना थोड़ा होता है कि वो हमें नज़र नहीं आता। और अगर हम थाउजेंड्स ईयर्स पहले जो स्पीसिएशन के इवेंट हुए इस तरह के, उनको तो हम फॉसिल रैकेट से जज करते हैं। तो आप बताइए कि उस वक्त जो नंबर इतना थोड़ा होगा तो उसका फॉसिलाइज्ड होने का चांस कितना होगा, और अगर वो फॉसिलाइज्ड मटेरियल हो गया तो उसका चांस हमारे पास कितना होगा कि हम उसको एक्सेस करें। क्योंकि आपको पता है कि फॉसिल रैकेट्स जो है इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारा फॉसिल रैकेट, बहुत सारी जो स्पीशीज़, जो प्लांट्स, एनिमल्स की जब डेड हुई थी थाउजेंड्स ईयर्स अगो, तो वो फॉसिलाइज्ड ही नहीं हुई, उन्हें मौका नहीं मिला, वो ऐसे इन्वायरमेंट में थी कि वो डिग्रेड होकर मट्टी में मिलकर मट्टी बन गई। सिर्फ कुछ ऐसी हैं जो फॉसिलाइज्ड हुई हैं, राइट। तो लाखों में से फ्यू फॉसिलाइज्ड होते हैं। इसलिए जब फ्यू नंबर होता है, ट्रांजिशन हो रही होती है स्पीशीज एक से दूसरे में, तो उसका जो नंबर होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, इतना थोड़ा होता है कि उसके फॉसिलाइज्ड होने का चांस नहीं होता। तो इसलिए जो फॉसिलाइज्ड मटेरियल हैं पिछले, उनकी जो ट्रांजिशन का फॉसिल रैकेट है वो हमें नहीं मिल रहा। तो जब वो स्पीशी सेट हो जाती है, उसका नंबर बढ़ जाता है और फिर वो इट स्टेज देयर, राइट। देखें, अब वो जो नई स्पीशी बनी होती है वो परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अभी इनकम्पैटिबिलिटीज़, जेनेटिक इश्यूज होते हैं, तो वो आगे उनकी वेरिएशन होती रहती है। तो फिर उनमें से वेरिएशन होने के बाद जो नए से नए आगे जानदार पैदा होते हैं, उनमें से जो उस इन्वायरमेंट को सूट करते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। खुद से अपनी मर्जी से वो अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज नहीं कर रहे होते, वो चेंज हो रहे होते हैं नेचुरली म्यूटेशन से। म्यूटेशंस आर इनएविटेबल, दे ऑलवेज अकर। तो उससे जब वो चेंज हो रहे होते हैं तो उनमें से फिर जो भी उस एनवायरनमेंट को सूट करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर कोई भी सूट नहीं किया तो फिर वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी इस्टेब्लिश होने से पहले ही। तो ऐसे भी बहुत दफ़ा हुआ होगा कि बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होने से पहले एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, लेकिन जो भी आज हम स्पीशीज़ देख रहे हैं वो कामयाब रही हैं। उनके अंदर आप गौर करें, आपने FSC की बुक्स में पढ़ा था, उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो उन्हें उस इन्वायरमेंट में अडाप्ट होने में हेल्प करते हैं। आपने FSC की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ा था कि जो फ्ला फाइलम है इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि वाटर से, क्योंकि लाइफ वाज स्टार्टेड इन वाटर, तो वाटर से किस तरह से लैंड पर आए, इनके अंदर क्या फीचर्स थी जिनको इन्होंने लैंड अडाप्टेशन में इनको हेल्प मिली, राइट। तो ये वो चीज़ हम इस वक्त बात कर रहे हैं, राइट। तो दैट्स हाउ, ओके। तो ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड मॉडल की एक और रियल एग्जांपल देखें जो हुई है, और उसका हमारे पास फॉसिल रैकेट है जो हमें सपोर्ट करता है। देखें, एक डॉग लाइक एनिमल था, हायरैकोथेरियम उसको कहते हैं। तो हायरैकोथेरियम से इवॉल्व हुआ है हॉर्स। तो ग्रेजुअलिज्म जो है मॉडल वो कहता है कि ये डॉग जो था ये स्लोली इस तरह की फॉर्म्स में आया होगा, और ऐसे मतलब ये वाला मॉडिफाई होके ये बना गया, और ये वाला ये, और ये वाला ये, और ये वाला, और इनके मिसिंग लिंक्स जो हैं वो शुड बी फाउंड। पंक्चुएटेड मॉडल कहता है कि ये जो बीच वाले हैं ना, ट्रांजिशनल स्टेज जो है, ये नहीं मिलती, इसके मिलना ज़रूरी नहीं है। क्यों? हमें इसका फॉसिल रैकेट मिलता है, हमें इसका भी फॉसिल रैकेट मिलता है, इसका भी मिलता है, इसका भी मिलता है, इसका भी मिलता है, बीच में नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ट्रांजिशन हो रही होती है उस वक्त उनका नंबर इतना थोड़ा होता है कि वो फॉसिलाइज नहीं होता, अगर हो भी
तो वो हमारी एक्सेस में नहीं होता। इस वक्त भी बहुत सारा फॉसिलाइज मटीरियल होगा अंडर द सी, अंडर द माउंटेन्स, राइट, जो हमारी एक्सेस में नहीं है, तो इसलिए हमें ये मिसिंग लिंक्स मिलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक रियल स्टोरी है। इट टुक 40 मिलियन ईयर्स टू चेंज दिस हाइड्रोथेरियम इनटू द मॉडर्न हॉर्स, राइट। एक और एग्जांपल देखें, ये एक स्पैरोज है, इनका भी हमारे पास यही है कि टाइम में ये यानी इनकी ये स्पीशी है, उसके बाद ये स्पीशीज मिलती हैं और फिर ये मिलती हैं, और ग्रेजुअलिज्म मॉडल के मुताबिक ये ऐसे हुआ होगा स्लोली। द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेजुअलिज्म, आई डिडंट से इट्स रॉन्ग, I said this model is better to understand things, better to explain things, right? Okay, अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि ये जो स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हुआ है या ऐसे हुआ है, जैसे भी हुआ है, इसके अंदर चेंज आई होगी कलर में म्यूटेशन की वजह से या किसी म्यूटेशन की वजह से। आपने देखा ह्यूमन में म्यूटेशन से चेंज आ जाती है, हमारा स्किन कलर चेंज हो जाता है, वाइट पीपल बन जाते हैं। मैं आपको ह्यूमन से भी एग्जांपल देता हूँ आगे जाके, तो चेंज आ जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो चेंज आई तो फिर आगे से आगे चलती चली गई, ये हमें अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ये कैसे हुआ कि मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स में ये जो हॉरिबल किस्म का डायनासोर है, इट चेंज्ड इनटू दिस ब्यूटीफुल डव, हाउ वुड दैट हैव हैपेंड? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैक्रो एवोल्यूशन, फ्रॉम स्पीसिएशन टू मैक्रो एवोल्यूशन। तो ये भी एक बिग क्वेश्चन है कि मैक्रो एवोल्यूशन कैसे हुई। मैक्रो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको इस एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर हमें ये स्टेटमेंट फील हो जाए, अगर इसकी फीलिंग्स हमें डेवलप हो जाए। ये स्टेटमेंट ये है कि मोस्ट एवोल्यूशनरी नोवेलिटीज आर मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द ओल्डर स्ट्रक्चर्स। When you compare one species with another, for example, if you compare human with the sapiens, तो किस बुनियाद पर आप कंपेयर करते हैं? यू कंपेयर द शेप ऑफ द नोज, यू कंपेयर द बॉडी स्ट्रक्चर, यू कंपेयर दे हैव हेयर्स, दे लुक अगली। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। हो सकता है चिंपैंजीज को हम अगली लगते हों, हमें वो देख के कहते हैं ये क्या अजीब से जानवर हैं, देखें कमज़ोर से हैं, दरख्त पे भी नहीं चढ़ सकते हैं, एक अगर चपेट मार दे हमें चिंपैंजी तो शायद हमें तारे नज़र आ जाए दिन में और नानी याद आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। वी हैवंट आस्क्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ द चिंपैंजीज, राइट, और गरीला इवन मोर पावरफुल। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी हम कंपेयर क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ही कंपेयर करते हैं। हम उनका ब्रेन साइज़ कंपेयर करेंगे, स्कल का साइज़ कंपेयर करेंगे, उसकी शेप कंपेयर करेंगे। नोर, अगर आप उसके अंदर जाएं तो सेम स्ट्रक्चर है उन सब के अंदर। चिंपैंजी और ह्यूमन की डायसेक्शन करें, 100% सिमिलर स्ट्रक्चर, आई डिडंट से आइडेंटिकल, आई मीन सिमिलर स्ट्रक्चर बट विद लिटिल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारा लिवर उनका लिवर, हमारे लंग्स उनके लंग्स, हमारा हार्ट उनका हार्ट, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और थोड़े थोड़े डिफरेंसेस तो हमें अमंग ह्यूमन भी मिल जाते हैं। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन का साइज़ देख लें, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की नोज़ और उसका इवन स्कल का भी हमारे अंदर डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आपस में, लेकिन चूंकि वी आर सेम स्पीशी तो हमारे अंदर वो डिफरेंसेस कम हैं। वो डिफरेंसेस इतने बड़े नहीं हैं कि हमें अलग स्पीशी कहा जाए, लेकिन उनके अंदर हमसे वो डिफरेंसेस थोड़े बड़े हैं। लेकिन अगर उसकी मेन फ्रेम देखें आप तो वो वही है। जिस तरह से गाड़ियों का मेन फ्रेम सभी का वही होता है कि डोर्स होते हैं, हेडलाइट्स होती हैं, इंजन होता है, एक मेन फ्रेम होता है जिस पर टायर चलते हैं, गियर बॉक्स होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर हमारे अंदर ऑलमोस्ट सेम है। इवन इफ यू कंपेयर स्मॉल मैमल्स विद अस तो यू फाइंड सिमिलर थिंग्स। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो आई है उसकी एवोल्यूशन का प्रोसेस है। हमारे पास इसकी कंप्लीट एविडेंस है कि ये कैसे होता है। देखें, ये पिगमेंटेड ये जो सिंपलेस्ट आई है, पैच ऑफ पिगमेंटेड सेल्स हम इनको कहते हैं। पिगमेंट, इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है? जो फोटो रिसेप्टर है, जो लाइट को, आपको पता है हर वो केमिकल जो लाइट की किसी खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके और किसी खास वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ बीइंग रिफ्लेक्टेड वो पिगमेंट हमें कलर्ड नजर आता है। तो हमारी आंखों में डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, राइट, पिगमेंटेशन है। वो पिगमेंट्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो सिंपलेस्ट पिगमेंट है ना, वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जो क्लैमिडोमोनास होता है उसके अंदर फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? उसको सिर्फ ये देखने में हेल्प करते हैं कि उसने रोशनी की तरफ जाना है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करना चाहता है अंडर लाइट। देखें, गौर कीजिए इस बात पर, उसके लिए वो काफ़ी है, उसके सर्वाइवल के लिए ये काफ़ी है। उसने गाड़ी नहीं चलानी होती, उसने एरोप्लेन नहीं उड़ाना, राइट, तो ना उसने ऐनक लगानी है, उसके लिए ये काफ़ी है कि वो लाइट को, अगर सिर्फ लाइट का उसको पता चल जाए ना कि इस तरफ लाइट है, वो वहाँ चला जाएगा, फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा,
और अगर फोटोसिंथेसिस किया उसने तो वो सर्वाइव कर जाएगा और फिर वो सिलेक्ट आगे चला। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये है। हमारे पास ऐसे बड़े जो है ना वो कुछ जानवर हैं, फॉर एग्जांपल एक श्रिम्प होता है जो डीप सी में होता है, उसके पास आइज़ है ही नहीं, वहाँ वो डीप सी में होता है, वहाँ डार्क होता है, अंधेरा होता है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है आई की। अब ऐसा नहीं है कि चूंकि वो अंधेरे में रहता था तो इसलिए उसने आई नहीं बनाई, ऐसा नहीं है। जब म्यूटेशंस हुई होंगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो वो वहाँ सिलेक्ट हो गया डार्क में, यानी अगर उसके सर्वाइवल के लिए रोशनी की ज़रूरत होती, उसने ज़मीन पर रहना होता या ऐसी जगहों पर रहना होता जहाँ देखने के लिए, यानी दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए या फूड को अटेन करने के लिए आइस की ज़रूरत होती, तो ये वहाँ सर्वाइव ना कर पाता, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाता। तो अब वो उस जगह पे है जहाँ वो डार्क है, तो वहाँ रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म उन्हें ज़रूरत ही नहीं होगी आएगी। ओके, तो अब देखें विद अ लिटिल म्यूटेशन दिस स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा ऐसे जैसे ये चेंज होगा इसके अंदर लिक्विड फिल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो लिक्विड, तो ये आई कर, तो इस तरह की आई भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर ये एक पिन होल कैमरा टाइप आई जो है वो यहाँ से शुरू हुई कि इसके अंदर ये फ्लूइड भरा, जब फ्लूइड भरा तो इस फ्लूइड ने एक लेंस का काम किया, राइट, तो उससे ये उसके बाद ये इस तरह से हो गया ओवर टाइम। तो ये प्रिमिटिव लेंस है जो है इसके अंदर, ये कॉर्निया जो है, उसके बाद ये इस तरह का लेंस जो है वो कम्प्लेक्स आई। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप इसको स्टडी कीजिए कि ये सब की एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे पास। ये हमारी मॉडर्न आई है जो हमारे पास है, और ये सिंपलेस्ट आई है जो मैंने बोला जिनको फोटो रिसेप्टर, तो बहुत सारे दूसरे मोलस्क्स वगैरह और दूसरों के अंदर इस तरह की आइज भी हैं और इस तरह की भी हैं, राइट। तो ये आई जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा और फिर वो ओवर टाइम चेंज होता चला गया ड्यू टू म्यूटेशंस फॉलोड बाय द सिलेक्शन। ऐसी म्यूटेशन भी आ सकती है इसके अंदर कि ये इस तरह की बजाय ऊपर का हो जाए, इस तरह का हो जाए। तो जब इस तरह का होगा एंड इट डज नॉट हेल्प दैट ऑर्गेनिज्म टू सी, अगर उस इससे वो ऑर्गेनिज्म देखने के लायक नहीं रहता तो वो तो पहले दिन ही पकड़ा जाएगा, उसका जो प्रेडेटर है वो तो फूड की तरफ नहीं जा सकेगा, तो वो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो म्यूटेशन से कोई चेंज भी हो सकता ना आए, बुरी चेंजेस भी आएंगी, अच्छी चेंजेस भी आएंगी। अच्छी से हमारी अच्छी वो है जो वहाँ सूट करती है उसको, अच्छी चेंज वो है। यूँ कह लीजिए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आप देखें ऑक्सीजन जो है सांस लेना इट्स वेरी गुड प्रोसेस, लेकिन अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो सल्फर रिच इन्वायरमेंट में रहता है और एनएरोबिकली वो ग्रो होता है, अगर वहाँ उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए ना कि उसको ऑक्सीजन वाला सांस सेलुलर मेटाबॉलिज्म उसका डेवलप हो जाए, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है, वो उसके लिए बुरा है, वो मर जाएगा वहाँ पे। हाँ, अगर उसके अंदर म्यूटेशन आती है ये वाली और वो मूव करके ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाता है जहाँ ऑक्सीजन है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। या वहीं पर एनोरोबिक सिस्टम जहाँ पर है वहाँ पर अगर माइक्रो, आपने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फैकल्टेटिव हैं, दोनों का कर सकते हैं, तो इट मीन स्टिल दे हैव बोथ सेल्स एंड दे चेंज्ड फ्रॉम द ओल्डर स्ट्रक्चर्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह की चीज़। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि विंग किस तरह इवॉल्व हुआ। तो इनिशियली जो स्मॉल एनिमल्स थे उनकी जो आर्म होगी या उनकी जो लेग होगी फ्रंट लेग, उसके ऊपर ये हेयर्स डेवलप हुए होंगे ड्यू टू अ म्यूटेशन। अब हेयर्स डेवलप होने से इनको फ़ायदा हुआ होगा। क्या फ़ायदा होगा? इनकी स्किन ज़्यादा रफ हो गई होगी, इनको डिजीज़ से बचत हुई होगी, इन्फेक्शन से, और हो सकता है इनको सर्दी से बचत हुई हो। तो आप देख लीजिए कि जो पहाड़ों में रहने वाली गोट्स हैं, आप कभी ट्रिप पे जाएं तो आपने नोट किया होगा कि उनके बड़े बड़े बाल होते हैं क्योंकि वहाँ सर्दी होती है। तो ऐसे गोट्स जिनके बाल डेवलप नहीं हुए होंगे, हेयर्स डेवलप नहीं हुए होंगे ड्यू टू म्यूटेशन, वो वहाँ सेलेक्ट नहीं हो सकती। तो या तो वहाँ से मूव करके लेस कोल्डर प्लेसेस में चली गई होंगी या फिर वहाँ पर ख़त्म हो गई होंगी। तो वहाँ पर वही सर्वाइव की होंगी, वही जो उस सर्दी को टॉलरेट कर सकती हैं। ओके, तो ये इसका पर्पस ये बनाना नहीं था, लेकिन जब वो बना उसका फ़ायदा हुआ, जब उस ऑर्गेनिज्म को उसका फ़ायदा हुआ तो वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही मॉडिफाई होते होते आगे चला गया होगा। देखें, जस्ट टू सेव टाइम सिंपली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बर्ड्स के जो विंग्स बने हैं, विंग्स का पर्पस बिल्कुल उड़ना नहीं था। कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी कि ये विंग्स बना रहे हैं क्योंकि हमने उड़ना है, हम उड़ने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बस मॉडिफाई होता चला गया और जब उससे उस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हुआ, मीन्स देखें जब इस फार्म में आया होगा तो हो सकता है ये छोटी सी बड़ी छलांग लगाता हो, ग्लाइड करने लगा हो। ओके, जब ये बड़ी छलांग लगाएगा इससे थोड़ी सी, तो उससे क्या होगा कि वो बेटर फूड की तरफ, बेटर टू फाइंड फीमेल, बेटर टू फाइंड शेल्टर, बेटर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ फ्रॉम दी प्रेडेटर्स। तो जब ये वाली कंडीशन डेवलप हुई होगी तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आपको मैं आगे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप आई मीन इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है इससे इसमें जाना।
सिर्फ एक दो जीन में म्यूटेशन से ये हो सकता है, और इसकी जगह ये भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो ऐसा परिंदा जिसको म्यूटेशन होती है और उसके ये डेवलप नहीं होते, तो वो परिंदा नहीं रहेगा, वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, वो पकड़ा जाएगा प्रेडेटर से, फूड को अचीव नहीं कर सकेगा। परिंदे आपको फूड लेने के लिए उड़कर दूसरी जगह जाते हैं, वो उड़ नहीं सकेगा, वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आपने ये देखा कि जब इनके पर निकले परिंदों के, तो ऐसा परिंदा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस पर गौर करें। ऐसे बर्ड्स, ऐसे बर्ड नहीं कहते हम, ऐसे जानवर जिनके ये विंग्स डेवलप हो गए होंगे, जैसा कि मैंने कहा कि वो बेटर थे टू फाइंड फूड, बेटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड बेटर टू फाइंड शेल्टर। तो फीमेल जो है उसने उस ऑर्गेनिज्म को चूज़ किया होगा एज ए मेटिंग पार्टनर जो बेटर था, क्योंकि इट्स इन देयर इंस्टिंक्ट। तो जब उसको चूज़ किया होगा तो आगे उसकी नस्ल बढ़ी होगी। तो वो जो दूसरा था जिसके अंदर ये वाली म्यूटेशन नहीं हुई, यानी वो इस फॉर्म में ही अभी है, तो उसको चूज़ नहीं किया होगा उसकी फीमेल्स ने एज ए मेटिंग पार्टनर। ओके, बेटर को चूज़ करती है फीमेल, तो जब उसको चूज़ किया तो आगे उसकी जनरेशन बढ़ी होगी। और आपने ये भी देखा है कि बहुत सारे परिंदे जो हैं वो अपने विंग्स को एज ए डांस मूवमेंट यूज़ करते हैं वाइल कन्विंसिंग द फीमेल पार्टनर टू बिकम हिज मेटिंग पार्टनर, राइट। तो इस तरह से वो उसको कन्विंस करते हैं, डांसिंग मूवमेंट में अपने बर्ड्स को इनको यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेप्टेशंस, कि एक चीज़ जब डेवलप होती है तो उसके बाद उसकी फंक्शन, उसको यूटिलाइज करना वो ऑर्गेनिज्म सीख लेता है, उसको पता चलता है कि इसका ये फ़ायदा हो सकता है, राइट। तो विंग्स जो हैं वो डांसिंग, आपको क्या लगता है विंग्स डांस के लिए डेवलप किए गए थे या फीमेल को कन्विंस करने के लिए? नहीं, बस डेवलप हो गए, तो अब उसमें एक डिफरेंट चीज़ थी। तो ये जो आज बर्ड्स जो हैं, जैसे कॉक है हेंस के अंदर, और जो पिजन है, आपने देखा वो डांसिंग मूवमेंट में अपने विंग्स को यूज़ करता है। इससे ये लगता है कि इट इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन अमंग दोज बर्ड्स, एंड फीमेल वुड हैव बीन चूजिंग the bird with the bigger wings, or I mean having better ability to fly to save the family or feed the family, right? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेप्टेशंस। तो इससे उनके बाद जब बाद में उन्होंने देखा कि इससे हम उड़ भी सकते हैं, छलांग भी लगाई जा सकती है बड़ी। ओके, अब एक और एग्जांपल देखें अमंग ह्यूमन। ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस का स्किल है, जो एप्स जो हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान के जो इंसेस्टर थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ये उसका स्कल है, ये ह्यूमन का स्कल है। अब आप स्कल का स्ट्रक्चर देखें, मैंडिबल सब में है, ये जो आपको पता है हमारे पास पेयर्ड बोन्स होती हैं ब्रेन के अंदर, वो सब के पास हैं। अब देखिए इस वो जीन जो इस बोन की डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर म्यूटेशन से ये बोन बड़ी भी हो सकती है, इसका ग्रोथ पैटर्न चेंज हो सकता है और मज़ीद छोटी भी हो सकती है। अब ब्रेन जो है चूँकि स्कल के अंदर है, तो इसके साइज़ के हिसाब से ग्रो होगा, उसके हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस चेंज होगी। और हम में और चिंपैंजी में मेजर डिफरेंस इंटेलिजेंस का है। हमारा उन पे रूल करने की मेन रीज़न ही हमारी इंटेलिजेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो वो इंटेलिजेंस है, उसके पीछे हमारी लैंग्वेज बेटर है, हम बड़े ग्रुप्स बना सकते हैं, उसकी वजह सिर्फ इंटेलिजेंस है। तो ना सिर्फ ये कि इस म्यूटेशन से जब ये वाला स्कल बना तो न्यूरॉन सेल्स बढ़े होंगे अंदर, उसके बाद हमारी फूड भी ऐसी थी, लाइक वी स्टार्टेड ईटिंग फिश विच इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो उससे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ी होगी और हम एक बेटर नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन होमोजीनस इवॉल्व हुआ होगा। उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ हुई होंगी और उनमें से वन ऑफ दोज वाज द होमो सेपियंस, राइट। तो इस तरह से है। तो अब इस चीज़ की आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जो आपने अपनी आंखों से देखी है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईवोटिवो। ईवो मीन्स एवोल्यूशन, डिवो डेवलपमेंट, एवोल्यूशन ड्यू टू द जीन्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में जो जीन्स इन्वॉल्व हैं वो न्यू स्पीशीज़ के पैदा होने में मेजर रोल प्ले करते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। पहले आप देखें कि इससे होता क्या है। एक चीज़ ये हो सकती है कि रिलेटिव ग्रोथ जीन, वो जीन्स जो बोन की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनकी रिलेटिव ग्रोथ रेट चेंज हो जाए। मैं लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ह्यूमन और चिंपैंजी की स्कल में कि जो बोन सेम है, वही बोन जो फ्रंटल बोन है हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती है और चिंपैंजी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो उसमें जो है उसकी ग्रोथ पैटर्न में चेंज होने से ह्यूमन आर मोर इंटेलिजेंट, बेटर देन द चिंपैंजी, राइट। अच्छा, टाइमिंग का इसमें बड़ा रोल है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री ग्रोथ। हेट्रोक्रोनी, हेट्रोक्रोनी में क्या है कि बहुत सारी जो स्लेवेंडर्स हैं उनके फीड का डेवलप होना, और मंकीज़ और जो ह्यूमन है इनके हैंड का डेवलप होना,
इसके अलावा बहुत सारे सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स में हेट्रोक्रोनी हो जाती है कि उसका जो डेवलपमेंटल इवेंट है उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट जीन्स स्विच ऑन होते हैं और उनके स्विच ऑन होने से हमारी बॉडी में चेंज आती है और एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलप होना भी है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास स्टेज पर वो जीन जो स्विच ऑन करते हैं प्यूबर्टी को, अगर वो मेल फंक्शन है और वो म्यूटेटेड है तो वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होगा। उसके अंदर इफ़ इट्स अ फीमेल तो उसके अंदर वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे। इस तरह अगर मेल है तो वो एक्टिवली डेवलप नहीं होंगे वो स्ट्रक्चर, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो पैटर्न में चेंज हो जाता है कि ज़ाइगोट से जब अडल्ट बनता है, जैसे मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। तो आपने सुना है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक चेंज आ गई कि एक खास स्टेज पर जाके उनका चेंज आ गया पैटर्न में, तो वो ओके। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये ग्राउंड डिवेलिंग स्लेमेंडर है और ट्री डिवेलिंग स्लेमेंडर है। तो इनका जो फिट का स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन क्या हुआ कि इनकी बोन डेवलप करने वाला जो जीन था उसमें म्यूटेशन आई। तो जब इसकी म्यूटेशन आई तो इसके हैंड का जो सिर्फ साइज चेंज हुआ है, राइट। अब सिर्फ साइज चेंज होने से ये ट्री पर बेटर चढ़ सकती है और ये ट्री पर बेटर नहीं चढ़ सकती। तो ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने ट्री पर चढ़ना शुरू किया जिसकी वजह से इनके हैंड ऐसे हो गए, ऐसे नहीं हुआ। हुआ ये कि ये एक ही जगह पर हो सकता रहती हूँ, ये हो सकता है ये सारी ट्री पर रहती हूँ, या हो सकता है सारी नीचे रहती हूँ। तो जब इनके म्यूटेशंस आई तो म्यूटेशन आ गई, तो उसके बाद एक्सेप्टेशन का जो प्रोसेस है कि उसके बाद उसने ट्री पे चढ़ने की कोशिश की तो वो चढ़ गई। तो जब चढ़ गई तो उसको एक नया हैबिटेट मिल गया जो इससे डिफरेंट था, तो वहाँ कंपटीशन भी कम था, तो वो वहाँ बेटर रिप्रोड्यूस किया उसने, तो इसलिए वहाँ पर एक नई स्पीशीज स्टैब्लिश हो गई। तो इनिशियली इसका नंबर बहुत कम होगा क्योंकि इसकी इंसेस्टर जो था, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसके इंसेस्टर्स में से है तो सब के अंदर एकदम म्यूटेशन नहीं आई होगी, कुछ के अंदर आई होगी, मे बी ओनली इन वन। तो उसके जो बच्चे हैं वो यहाँ मूव किए होंगे, इसलिए ट्रांसलेशनल लिंक्स नहीं हमें मिलेंगे इनकी डेवलपमेंट के, राइट। ओके, नाउ लुक एट अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ह्यूमन। ये एक फीटस है, फुली ग्रोन फुली डेवलप्ड फीटस। तो ये न्यू बॉर्न बेबी है। तो ये 2 ईयर एज, 5 ईयर, 15 ईयर और अडल्ट। अब ज़रा गौर कीजिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो हेड होता है वो हमारी बॉडी का 25, ये जो एक बॉक्स है, एक सेक्शन जो है ये 25% शो करता है। तो हमारा हेड 25% होता है, हमारी नेक से लेकर बेली बटन तक 25% होता है, और बेली बटन से हमारे जो नी जो है जॉइंट जो है वहाँ तक 25% होता है, और नी से फीट तक 25% होता है, राइट। ओके, अब आप देखें पूरी ज़िंदगी नी से हमारे फीट तक 25% ही रहता है, यानी बड़ा होता है, ये ऑफकोर्स छोटा है, लेकिन हमारी बॉडी की रेशो का 25% ही रहता है। तो ये कंट्रोल किया जा रहा है एक ग्रोथ के, यानी कि एक खास पैटर्न है जिस पैटर्न से ये पूरी ज़िंदगी ग्रो करता है, ये ग्रोथ पैटर्न है, राइट। अब ज़रा दूसरी चीज़ देखिए, पैदा हुए हैं तो 25% है हमारा हेड है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। यू सी, जब हम अडल्ट होते हैं तो हमारा हेड अराउंड 13% होता है हमारी बॉडी के, फॉर अ नॉर्मल पर्सन। तो ये ग्रोथ पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। हमारी बाजू को देखें, ये देखें ऑलमोस्ट यूँ कह लीजिए कि 20% है, या आई मीन एक नंबर है, लेकिन आप देखें कि ये बाजू चेंज हो रहा है, सिर्फ हमारा हैंड इससे बाहर रह गया अडल्ट होके, ठीक है। ओके, अब वो जीन्स जो इस ग्रोथ पैटर्न के में इन्वॉल्व हैं, अगर उनके अंदर म्यूटेशन होती है, इमेजिन कीजिए कि जिस ग्रोथ पैटर्न ये है ना, अगर इसी से हम ग्रो होते हैं तो हमारा हेड हमारी बॉडी का 25% ही रहेगा बड़े होकर, जिस तरह से हमारी नी से नीचे जो हमारी लेग्स हैं वो हमारी बॉडी का 25% ही रहती है पूरी ज़िंदगी। अगर हमारा हेड भी 25% हो तो हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से बाकी भी अब देखिए, यहाँ पर नेक से लेकर बेली बटन तक 25% है, उसके बाद ये बढ़ रहा है, राइट। तो अब ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बॉडी का 25% है, क्योंकि ये वाला पार्ट, तो इस बॉडी पार्ट का और हमारे बाकी के हिस्सों का जो ग्रोथ पैटर्न है वो चेंज हो रहा है स्लोली, इट इज़ डिफरेंट। ओके, नाउ लुक एट दिस, कि अगर ग्रोथ पैटर्न चेंज हो तो व्हाट विल हैपन। लुक एट दिस पिक्चर, यू हैव सीन दिस पीपल अराउंड यू, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकॉन्ड्रोप्लेसिया। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन्स हैं हमारे लेग्स और जो हमारे आर्म्स हैं, इनका जो हेड और जो इनका बॉडी का जो ट्रंक है वो सही ग्रो हुआ है, इट्स नॉर्मल, लेकिन इनके सिर्फ ये हमें छोटे क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी लेग्स प्रॉपरली ग्रो नहीं हुई। और तो लॉन्ग बोन्स की जो हैं ग्रोथ में जो इन्वॉल्व थे जीन्स, उनकी म्यूटेशन की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए हैं। नाउ इमेजिन कि ये जो
अब देखें, अब वो जो बिहेवियरल आइसोलेशन होती है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, अब ये लोग जो हैं वो इनको एज ए मेटिंग पार्टनर चूज करना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर इफ़ एनिमल इज लिविंग इन वाइल्ड, तो जब इनको, क्योंकि यानी कि जो नॉर्मल फीमेल होगी वो इनको एज ए मेटिंग पार्टनर चूज नहीं करेगी, वो नॉर्मल मेल को चूज करेगी, तो इनके पास फिर ऑप्शन होगा कि ये इस फीमेल को मेटिंग पार्टनर चूज करेंगे। तो इस तरह से इनके बच्चे, तो अब इनके बच्चे हो सकता है, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो हो सकता है नॉर्मल हो, अगली जनरेशन भी हो सकता है 4 में से 2 नॉर्मल हो। अगर ये कंटिन्यूसली वो जो स्मॉल साइज्ड इंडिविजुअल होंगे वो आपस में कॉन्ड्रोप्लेजिक जो हैं आपस में ही रिप्रोड्यूस करते रहेंगे फॉर थाउजेंड्स जनरेशंस, तो इनकी बॉडी के अंदर और म्यूटेशंस भी आएंगी जो इनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा, यानी पहले तो प्री ज़ाइगोटिक बैरियर डेवलप हुई है ना, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पोस्ट ज़ाइगोटिक बैरियर इनके अंदर डेवलप हो जाएंगी, इनके अंदर जेनेटिक इनकम्पैटिबल हो जाएंगे, तो दे विल बिकम अ न्यू स्पीशी। ओके, तो ह्यूमन को अर्थ पे आए हुए बहुत कम वक्त हुआ है और ह्यूमन एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ह्यूमन में स्पीसिएशन का प्रोसेस जो है वो इट्स ऑन द वे, राइट। तो इसी तरह की एक एग्जांपल जो है ये इसके अंदर भी है, पीडोमॉर्फोसिस जो है कि इसके अंदर भी म्यूटेशन आई है। तो इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कंप्लीट मॉर्फोसिस करती हैं, यानी इसकी अपनी इसी ऑर्गेनिज्म की, और कुछ ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट करती हैं। तो खैर, तो हेट्रोक्रोनी की जो समराइज अगर हम इसको करें तो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स की एवोल्यूशन होती है। तो ओल्डर स्ट्रक्चर ही नए स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। आपने देखा कि पहले ये ओल्डर स्ट्रक्चर है मीन्स नॉर्मल, अब ये चेंज होकर ऐसे हो गए। तो ऐसे ही स्कल भी चेंज हो सकता है। आपने माइक्रोसेफलिक जो बच्चे हैं देखे होंगे जिनको कहते हैं दोले शाही चुईयाँ, तो उनमें क्या होता है, अब उनका ब्रेन देखें तो उनके ब्रेन की जो स्कल है वो फ्रंटल जो है वो चिंपैंजी की तरह या स्टेलोपैथिकस की तरह मॉडिफाई हो गई है। तो इसकी वजह से उनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल ह्यूमन से कम हो जाता है, राइट। तो अगर वो वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर यानी माइक्रोसेफलिक मेल्स और माइक्रोसेफलिक फीमेल्स अगर आपस में ही इंटरब्रीड करते रहेंगे फॉर 1000 ईयर्स, आई मीन वो इंटेलिजेंस कम ज़रूर है लेकिन दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो अगर वो रिप्रोड्यूस करते चले जाएंगे तो वो एक लेस इंटेलिजेंट ग्रुप बन जाएगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो उसके बाद उनकी फर्दर म्यूटेशन जो एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो वो भी एक न्यू स्पीशी बन जाएगी, राइट। ओके, तो हक्स जीन्स आर दोज जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन दी डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हक्स जीन्स हैं ये प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। तो हक्स जीन्स दे रेगुलेट के जो प्लांट्स हैं उनके जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है कि पोजिशनल इंफॉर्मेशन के रूट्स और शूट्स कहाँ होंगी, राइट, और फ्लावर किस जगह पे लगेगा, उनकी पोजीशन क्या है, तो इसको रेगुलेट करते हैं। तो अगर उसके अंदर म्यूटेशन आती है तो प्लांट को अब इस चीज़ को खो देगा कि फ्लावर की पोजीशन कहाँ है, हो सकता है फ्लावर लगे ही ना। इसके अलावा जो हमारी बोन्स हैं, हमारी लेग्स, हमारे आर्म्स और फिश के अंदर जो फिन्स वगैरह हैं, उनकी जो आउट ग्रोथ है, उनका जो ग्रोथ पैटर्न है, उसको रेगुलेट करते हैं ये जीन्स। तो अगर इन जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो वो प्रॉपर नहीं होंगे। तो जो माइक्रोसेफलिक बच्चे हैं और ये जो कॉन्ड्रोप्लेजिक जो पेशेंट्स हैं, ये हॉक्स जीन्स, हॉक्स जीन्स इज़ अ बिग फैमिली। तो हॉक्स जीन्स में से किसी एक में म्यूटेशन की वजह से ये प्रोसेस हुआ होगा। नाउ कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस डिस्कशन एंड द वर्किंग स्टाइल ऑफ द हॉक्स जीन्स, लुक एट दिस पिक्चर के जो हाइराकोथेरियम है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इंक्रीज इन साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बोन्स के साइज इंक्रीज होना नॉर्मल बात है। ओके, अब क्या वजह है कि ये ख़त्म हो गया, ये इसलिए ख़त्म हो गया होगा कि जब बड़े ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, मोर पावरफुल, मोर बेटर सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म, तो वो सिलेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट उनको सिलेक्ट करता है, जो वीकर होते हैं उनको सिलेक्ट नहीं करता। ओके, जैसे बिल्कुल जैसे कि कॉन्ड्रोप्लेजिक या जो माइक्रोसेफलिक बच्चे हैं, हम उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम उनको आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये वो स्टेज है जो ट्रांजिशन है, राइट। अगर ऐसा हो जाता है कि वो आपस में एक अपनी नई कॉलोनी है, उनको फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन सबको शहर से निकाल दें जो कॉन्ड्रोप्लेजिक हैं, आई मीन नॉट सेइंग कि हमें ये करना चाहिए, अगर ऐसा हो कि ये खुद छोड़ के चले जाएं क्योंकि यहाँ इनको तज़हीक की जाती है, लोग उनकी तरफ अजीब नज़रों से देखते हैं, तो वो ये शहर के किसी दूसरी कॉलोनी में, तो उनको ज़ाहिर आपस में हमदर्दी होगी बिकॉज दे हैव सेम फीलिंग, तो वहाँ वो एक नई कॉलोनी बनाकर वहाँ रहना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनकी आबादी बढ़ना शुरू होगी। And they will be, in a million years, they will be established a species. In a million, maybe 500,000 or maybe 2 million. That depends कि किस तरह से हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रोथ पैटर्न बस बोन्स का चेंज हुआ है, राइट। इसको देखें, इट्स अ स्मॉल हॉर्स एंड इट्स अ बिग हॉर्स एक्चुअली, राइट। तो दैट्स हाउ इट हैपन्स। तो हेराकोथेरियम तो मॉडर्न हॉर्स जाने में नंबर ऑफ टोज कम हुई है। नंबर ऑफ टोज जो हैं, फिंगर्स, आप देखें कि हमारे अंदर ऐसी हम उसे कहते हैं एक डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ह्यूमन में, उसे हम कहते हैं
सिनडेक्टाइली और पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली में क्या होता है कि 5 की बजाय 6 फिंगर्स आ जाती हैं, और सिनडेक्टाइली क्या होता है कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं हाथ की, कि पहली और दूसरी फिंगर आपस में जुड़ी होती है और तीसरी और चौथी आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। समटाइम्स हमारा जो थंब है वो भी जुड़ा होता है, तो ये सिनडेक्टाइली कहते हैं। तो ये एक जेनेटिक, एक जीन में म्यूटेशन की वजह से हुआ है। तो इस तरह से जो फिंगर्स हैं वो टो में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके अलावा जो टीथ हैं हमारे वो भी चेंज होते हैं। आप देखें इंसानों के कितने डिफरेंट किस्म के टीथ हैं। बाद लोगों के टीथ में जो उनके कैनाइंस होते हैं वो रिलेटिवली बड़े होते हैं। आई मीन ऐसे लगता है कि ये दे आर गोइंग टू बी ड्रैकुला इन नेक्स्ट जनरेशन, राइट। ड्रैकुला जो है वो, इफ समबडी हैज़ टीथ लाइक दैट, तो इट्स टेक इट एज अ कम्प्लीमेंट। ड्रैकुला दे लुक ब्यूटिफुल एंड दे लिव वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो, इमेजिनरी, जस्ट वाज किडिंग। ओके, तो इस तरह से ये चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं। नाउ आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट म्यूटेशंस इन Hox-like genes followed by natural selection, और in the case of recent history of human, artificial selection भी इन्वॉल्व हो गई है। तो आपको क्या नहीं लगता कि इन 40 मिलियन ईयर्स में Hyracotherium हॉर्स में तब्दील हो सकता है, और 40 मिलियन ईयर्स में एक स्पीशी दूसरी से डिफरेंट हो सकती है। लुक एट ऑस्ट्रेलिया। Australia has been separated from rest of the world for almost 50 million years, and you see we have a very different species of mammals in Australia which are not present in any part of the world. तो different रहने से, isolate रहने से वहाँ different species evolve हुई हैं, kangaroo, opossum, koala, Tasmanian wolf and many others, right? तो स्पीसीशन का जो प्रोसेस है वो चलता है। और दूसरी एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एवोल्यूशन जब होती है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो होता है उसका कोई गोल नहीं होता। ऑर्गेनिज्म बिल्कुल उसकी बॉडी प्लान नहीं करती कि ये ऐसे हो रहा है तो मैंने ऐसे करना है। रैंडमली होता है, और जो इन्वायरमेंट को सूट करता है वो सिलेक्ट हो जाता है, जो सूट नहीं करता वो डिस्कार्ड हो जाता है, राइट। आपने कभी देखा हो कि जो एक हर्ड होता है डियर्स का या गोट्स का, तो लाइन जो है या जो चीता, लेपर्ड जो है उसका शिकार करते हैं। तो ये प्रेडेटर और प्रे के बीच में एक कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन उनमें नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को प्रोवोक करता है। कैसे, ज़रा गौर करें। अगर जो प्रे है, गोट्स जो हैं फॉर एग्जांपल, उनके अंदर अगर म्यूटेशन, जैसे मैंने बोला कि म्यूटेशन से बेटर भी होते हैं और वीकर भी, तो जो वीकर ऑर्गेनिज्म होंगे गोट्स के अंदर वो पहले पकड़े जाएंगे, शिकारी उनको शिकार करेगा, वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो बेहतर होगा, जो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकेगा, जो चीट कर सकेगा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो आगे सेलेक्ट होगा, बाकी मारे जाएंगे। इसी तरह जो अगर प्रे को देखें, अब जैसे जैसे गोट्स जो हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी, डियर ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगेंगे, क्योंकि बचने ही वो हैं जो तेज़ दौड़ेंगे, तो तेज़ दौड़ने वाले आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो अगली नस्लों में 1000 ईयर में ज़्यादा फास्ट होते जाएंगे, राइट। तो अब दूसरी तरफ जो लाइन है या जो चीता है, उसमें से भी वो ही आगे अपनी नस्ल को कंटिन्यू करेगा, जो इन तेज़ और फिर उससे तेज़ और उससे तेज़ दौड़ने वाले शिकार को पकड़ सकेगा। जो नहीं पकड़ सकेगा, कमज़ोर है लाइन किसी वजह से, जो उनके बच्चे पैदा हुए, वो अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो दैट्स हाउ कंपटीशन बिटवीन द प्रेडेटर एंड प्रे हेल्प्स देम टू बिकम बेटर एंड बेटर ओवर टाइम, बट इट वॉज नॉट a planned story, it just happened, okay? I hope you understand the process. तो ये जो process है ये मुकम्मल तौर पर एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हम अभी जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। मैंने आपसे जो भी बात की वो हमारी जो बुक्स हैं रिकमेंडेड, जो हमारे अंडरग्रेड और स्कूल की और कॉलेज की जो बुक्स हैं उसके कंटेंट के मुताबिक हमने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। दैट कंटेंट इज़ ऑफ कोर्स अप्रूव्ड बाय द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। तो उसके मुताबिक ये कंटेंट हमने आपसे शेयर किया है। साइंस है ये, क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि हमारा आज ये नज़रिया है और आज से 500 साल बाद नज़रिया इससे डिफरेंट हो, बिकॉज साइंस में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, राइट। तो जो अब तक हमने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की वो अब तक की जो स्टोरी है वो है, ओके। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ गूगल, एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड प्लीज़ टॉक टू मी, बेस्ट विशेज़।